हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिस्कार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास 12 का पहला चैप्टर अपने चल रहा था, जिसके 3 वीडियो लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, पहले आप उनको देखिए। आज अपना लेक्चर नंबर 4 जो कि है कूलाम नियम पर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहले कूलाम नियम के बारे में बेसिक पूरा क्लियर करेंगे, फिर इसी कूलाम नियम पर आधारित एनसीईआरटी और जितने भी अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जितने भी अपने क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज अपन सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम क्या है और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ी। तो देखिए अब तक अपन ने बात कर ली थी कि अगर समान प्रकृति के आवेश हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के समीप रखे गए हैं, तो हमें इतना पता है कि इनमें प्रतिकर्षण होने वाला है, यानी ये समान प्रकृति के आवेश है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ऐसे ही मैं एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस रखता हूँ तो ये विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। तो इन आवेशों में क्या होने वाला है, आकर्षण होने वाला है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो आकर्षण बल इनके बीच में लगने वाला है। लेकिन इस बल का मान कितना होगा, इस बल की दिशा क्या होगी, वो सब ज्ञात करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कूलाम नियम की। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे ये कूलाम, ठीक है। तो कूलाम ने 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। 1785 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्ज है, दो बिंदु आवेश हैं और अगर वो रेस्ट पर है यानी विराम अवस्था में अगर वो दोनों आवेश है तो उनके बीच में लगने वाला ये आकर्षण और ये प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो इसके लिए ही अपना कूलाम नियम अपन पढ़ते हैं। तो अपनी हेडिंग है कूलाम नियम। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले अपन दो बिंदु आवेश मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है Q1 और एक दूसरा बिंदु आवेश अपन मान लेते हैं कौन है, Q2। अपनी सुविधा के हिसाब से अपन इन दोनों को समान प्रकृति के मान रहे हैं और अगर हम इन दोनों को समान प्रकृति के मान रहे हैं तो इनमें कौन सा बल लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, r। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर अपन कूलाम नियम पढ़ रहे हैं तो कूलाम नियम की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो दोनों आवेश है वो बिंदु के रूप में होने चाहिए, यानी पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये दोनों आवेश विराम अवस्था में होने चाहिए। अब ये सब क्यों होना चाहिए, तो जब अपन कूलाम नियम की सीमाएं अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि आखिर आवेश बिंदुवत क्यों होने चाहिए और विराम अवस्था में क्यों होने चाहिए। अगर आवेश विराम अवस्था में नहीं है तो कूलाम नियम क्यों फेल हो जाता है, उन सब के बारे में डिस्कशन हम करेंगे जब अपन पढ़ेंगे कूलाम नियम की सीमाएं। तो अभी के लिए अपन को ध्यान रखना है कि दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए और स्थिर होने चाहिए। तो मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी क्या है, r। और अपन ने अपनी सुविधा के लिए दोनों ही आवेशों को समान प्रकृति का मान रखा है। तो देखिए ये जो Q1 आवेश है इस Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, मान लेते हैं F बल लगा रहा है। तो फिर ये Q2 भी चुप रहने वालों में से नहीं है, ये Q2 इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस तरफ और ये भी कितना होगा, F होगा। तो आखिर इस F का मान कितना होगा, उसके लिए देखो कूलाम ने क्या बताया। तो कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और हमें पता आकर्षण प्रकृति का कब होगा, और ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और वो कब होगा ये भी हमें पहले की वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये वैसे छोटी क्लासों की बेसिक क्लासों में पता है कि आकर्षण कब होगा अगर ये विपरीत प्रकृति के हो और प्रतिकर्षण कब होगा अगर ये समान प्रकृति को। जैसे कि अपन ने यहाँ प्रतिकर्षण मान रखा है, इसका मतलब हमने इन दोनों आवेशों को समान प्रकृति का मान रखा। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ठीक है। हाँ, तो अपन अपने नियम पर आते हैं। तो दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
यानी क्या कहा कि ये जो फोर्स लगता है, चाहे Q1 Q2 पे जो लगा रहा है या चाहे Q2 जो Q1 पे लगा रहा है, ये जो फोर्स F है ये कितना होगा? जवाब ये डिपेंड करता है कि दोनों आवेशों का गुणा कितना होगा। तो जवाब हमने लिख दिया कि Q1 और Q2 के गुणनफल के ये F फोर्स क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा देखो क्या बोला कि तथा आगे की बात क्या थी, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी अपन ने क्या मान रखी है? दोनों आवेशों के r, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी का वर्ग करना है और उसके समानुपाती ना होकर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F समानुपाती 1/r²। तो ये दो स्टेटमेंट आते हैं कूलाम नियम से कि ये जो दोनों बिंदुवत आवेश, स्थिर आवेश है, इनके बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा? समानुपाती। ये अपना पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। साथ के साथ दिशा का भी पता चल जाता है इस नियम से। आगे इसमें लिखा गया है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। तो ये सारी बातें हैं कूलाम नियम में। कूलाम नियम क्या है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के तो वैद्युत बल समानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इस बल की दिशा क्या होगी? ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसके बारे में अपन और आगे डिस्कशन करेंगे। यही कारण है कि अपन कहते हैं वैद्युत बल कौन सी प्रकृति के बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। तो वैद्युत बल केंद्रीय बल क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो फटाफट इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यह है अपना कूलाम नियम। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए। जब भी मैं आपको लिखने का बोलता हूं आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख लिया करो। साथ के साथ लिखोगे तो चीज़ें क्लियर होगी, ये आप मान के चलिए। तो बिल्कुल क्लासरूम वाली फील रहनी चाहिए जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो। तो उसी हिसाब से आप अपने कॉपी में भी लिखते रहो इन चीज़ों को, और फिर बार बार इन चीज़ों को रिपीट कीजिए। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपके क्लियर होने वाली है। तो देखिए कूलाम नियम से हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो फोर्स है वो किसके समानुपाती होता है? Q1 Q2 के समानुपाती, और दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इतनी चीज़ें हमें नियम से पता चली। तो देखिए ऐसा हम पहली बार तो कर नहीं रहे, ऐसे कई सारे सूत्र हम पहले भी बना चुके हैं, और हमें पता है कि जब जब समानुपाती हटता है कोई ना कोई समानुपाती स्थिरांक जरूर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे F = यहाँ समानुपाती स्थिरांक मैंने ले लिया स्मॉल के Q1 Q2/r²। तो यहाँ ये जो स्मॉल k है वो क्या है भाई साहब? ये k है समानुपाती स्थिरांक। क्या है? समानुपाती स्थिरांक। भाई इसका मान किस पर डिपेंड करेगा? जवाब ये मान डिपेंड करेगा कि आप इन आवेशों को किस माध्यम में रख रहे हो। आपका मीडियम क्या, जिस भी माध्यम में रखोगे उसके अकॉर्डिंग इस के का मान बदलता है। अभी देखो अपन अलग अलग परिस्थितियां पढ़ेंगे कि अगर आवेशों को निर्वात या वायु में रखा जाए तो के का मान क्या होगा, अगर आवेशों को किसी माध्यम जैसे कांच में, पानी में, मोम में वहां रखा जाए तो के का मान क्या होगा। इन विभिन्न परिस्थितियों के बारे में अभी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो कूलाम नियम से अपन को यह मैथमेटिकल रूप मिलता है कि दो आवेश Q1 Q2 जो एक दूसरे से अगर r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल F = K Q1 Q2/r² होगा, जहां K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसका मान डिपेंड करता है माध्यम पर कि आवेशों को किस माध्यम में रखा गया है। चलिए पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं अपन। मान लेते हैं कि आवेश जो अपने Q1 और Q2 थे उनको अपन निर्वात या वायु में रखे तो क्या होगा। तो देखो आवेशों को निर्वात या वायु में रखा हो, मान लेते हैं कि अपने जो Q1, जैसे ये Q1 था, ये Q2 था, बीच की दूरी क्या थी, और इन्हें अपन ने कहाँ रख रखा है? निर्वात में। निर्वात मतलब वहाँ कुछ भी ना हो। ठीक है, जैसे अपने पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, उसके बाहर से ले जाओगे तो वहाँ क्या सिस्टम है? निर्वात, यानी वहाँ वायु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो होता है निर्वात वाला सिस्टम।
तो देखिए आवेशों को अगर अपन निर्वात में रखें तो के का मान क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो अपना के है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसे, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और इसका मान फिक्स होता है और वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक क्या होगा, जगह छोड़ दीजिए, मात्रक अपन सूत्र से लिखेंगे, सीधा रटा रटाया नहीं लिखेंगे। अभी देखिए जैसे ही ये पूरा काम खत्म होता है मैं आपको एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी सूत्र से निकाल के बताऊंगा और इसका v में सूत्र भी अपन सूत्र से निकालेंगे। इसीलिए आप केवल मान लिख दीजिए, मात्रक की चिंता ना कीजिए, अभी जगह छोड़ दीजिए आप इसके लिए। ठीक है, तो फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। हमने कूलाम नियम में पहली कंडीशन अप्लाई कर दी है कि अपने अगर चार्ज Q1 और Q2 अगर निर्वात में रखे हो तो अपने लिए समानुपाती स्थिरांक के का मान क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखना, देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है, इसमें देखो 1 एक फिक्स वैल्यू है, 4 भी एक फिक्स वैल्यू है, पाई का मान भी फिक्स 22/7 और एप्सिलॉन जीरो का मान भी मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻। ये सारे मान जब आप यहाँ रखोगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान मिलेगा 9 गुणा 10⁻9। तो ये वैल्यू भी ध्यान में रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9। ये न्यूमेरिकल में बार बार अपन लिखेंगे, अपने आप आपको याद हो जाएगी, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो फटाफट इन चीज़ों को अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो ये कंडीशन थी निर्वात वाली कि अगर अपने जो आवेश Q1 और Q2 है उन्हें अपन कहाँ रखें, निर्वात में रखें, तो उनके बीच में बल कितना होगा। अब बात करते हैं कि निर्वात की बजाय अगर किसी माध्यम में रखा हो, यानी जैसे कांच में रखा हो, जैसे पानी में रखा हो, ऐसी कंडीशन में अपने फोर्स का जो सूत्र है वो क्या होगा। तो कंडीशन नंबर 2 अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यदि आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए, किसी माध्यम में रखा जाए। ठीक है, अब माध्यम कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों पर। माध्यम मतलब कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, या मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, या कोई मान लीजिए सुचालक माध्यम, जैसे मान लीजिए दो आवेशों को हमने तांबे के बीच में रख दिया, सोने के बीच में, या दो आवेशों के बीच में हमने क्या भर दिया, चांदी भर दी है। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। माध्यम का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ आप ले सकते हो। ऐसी कंडीशन में फोर्स कितना होगा। निर्वात का तो हम पढ़ चुके हैं कि के की जगह अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिखना, लेकिन अगर माध्यम हो तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो अपना कांस्टेंट के है उसका मान होगा 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन। देखिए निर्वात वाली कंडीशन में एप्सिलॉन जीरो आया था, बस इसमें एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन जीरो क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता। वैसे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब इसका मान कोई फिक्स तो है नहीं, कांच है तो अलग मान आएगा, पानी है तो अलग आएगा, तांबा है तो अलग मान आएगा। तो अलग अलग माध्यम की वैद्युतशीलता अलग अलग होती है। तो इसलिए जैसे हमने एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणा 10⁻12 लिखा, वैसे इसका कुछ मान तो लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे माध्यम है तो बहुत सारे मान भी होंगे। तो केवल आप इतना ध्यान रखिए कि एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता होता है। अब मुझे बताइए कि अगर माध्यम हो, आवेशों के बीच में क्या रखा गया हो, माध्यम रखा गया हो, तो उस कंडीशन में फोर्स F बराबर क्या होगा। जवाब है के की जगह तो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, बाकी वही सेम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई माध्यम वाली। ठीक है, और निर्वात का भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अगर निर्वात हो तो F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस देख लो, आप डिफरेंस खुद देख लो। माध्यम वाली कंडीशन में माध्यम की वैद्युतशीलता आती है और निर्वात वाली कंडीशन में निर्वात की वैद्युतशीलता आती है। इसीलिए निर्वात वाले बल को अपन जीरो लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जब भी अपन कहीं F0 रखें तो हम समझ जाएंगे कि ये वो बल है जब आवेश कहाँ रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हैं। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक नई राशि अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है परावैद्युतांक। तो फटाफट इन कंडीशन यहाँ तक, कंडीशन नंबर 2 को भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करो, फटाफट इन चीज़ों को लिखो और फिर अगली हेडिंग अपनी डालिए आप परावैद्युतांक। क्या हेडिंग डालोगे, परावैद्युतांक। अब इस देखो परावैद्युतांक के 2-3 नाम और है कॉपी में, तो वो सारे ही मैं लिखवा देता हूँ आपको, कहीं ऐसा ना हो परावैद्युतांक पढ़ लो और बाकी अगर उसी का दूसरा नाम आ जाए कि उससे आप क्या समझते हो और आपको पता ही ना हो। तो देखिए परावैद्युतांक, हेडिंग डालिए परावैद्युतांक। इसी का
इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। अब देखो इस परावैद्युतांक के कुछ और भी नाम है। इसको अपन आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो ये हम लिख लिया आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसी का एक नाम और है विशिष्ट परावैद्युतता। क्या नाम है? विशिष्ट परावैद्युतता। तो ये भी फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए परावैद्युतांक, इसका प्रतीक होता है एप्सिलॉन आर, इसका एक नाम है आपेक्षिक वैद्युतशीलता और इसी का एक नाम है विशिष्ट परावैद्युतता। अब देखिए जो बच्चे पहली बार कूलाम नियम पढ़ रहे हो, यानी अगर आप 11 से इसी साल शिफ्ट हो रहे हो आप 12th में, तो आप कूलाम नियम पहली बार पढ़ रहे हो, तो देखो आपको चीज़ें कंफ्यूज करने लग जाएगी। कौन कौन सी? आपके लिए नई 3 चीज़ें आई। एक आपने पढ़ा एप्सिलॉन 0, एक आपने पढ़ा एप्सिलॉन और एक आपने क्या पढ़ा? एप्सिलॉन आर। ठीक है, वापस रिपीट करो इन चीज़ों को। देखो बार बार इन शब्दों को अपन बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो अपने आप सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। बताओ एप्सिलॉन 0 क्या था? जवाब है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और बताइए इसका मान कितना होता है? जवाब है सर इसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 होता है। मात्रक क्या होता है? अभी निकालना बाकी है, अपन सूत्र से निकालेंगे। एप्सिलॉन क्या होता है? जवाब है माध्यम की वैद्युतशीलता। जो भी माध्यम है उसकी अलग अलग होगी ये, तो ये होगी माध्यम की वैद्युतशीलता। और अब हमने एक और नया एप्सिलॉन आर पढ़ा, इसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसी का दूसरा नाम क्या? विशिष्ट परावैद्युतता। और इसी का एक नाम और है परावैद्युता। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? परावैद्युता। अब देखो एप्सिलॉन आर को कई बुक्स में कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से भी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों से। जब आप इनको 3-4 बार रिपीट कर लोगे ना, तो सारे कंफ्यूजन आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर लिखो, कई बुक्स में इसको के भी लिखा हुआ है, इसीलिए देखो कैपिटल के लिखा। इसीलिए जो मैंने आपको भी कूलाम नियम पढ़ाया, वहाँ जो अपना समानुपाती इस तरह का, उसको मैंने क्या लिखा था? स्मॉल के लिखा था। वरना कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये कैपिटल के कौन सा है, वो समानुपाती स्थिरांक है या परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को अपन कैपिटल कैसे दिखा रहे हैं, और वो जो शुरू में समानुपाती स्थिरांक आया था उसको हमने स्मॉल के लिखा था। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? परावैद्युतांक। तो देखिए परावैद्युतांक को आप 2 तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, तो सर देखो सबसे पहली परिभाषा क्या होगी, फिर मैं आपको समझाऊंगा वास्तव में परावैद्युतांक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पहले अपन एक परिभाषा के हिसाब से इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहला इसका जो अपन पढ़ेंगे वो इसका सूत्र से आप परिभाषा बढ़ाओ। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। ये मैंने कैसे लिख दिया, अभी सूत्र से अपन प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको परावैद्युतांक का मीनिंग बताऊंगा तब एक सूत्र बनाएंगे, वहां से इसको वापस अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये तीनों जो अपन ने वैद्युतशीलताएं पढ़ी, निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और आपेक्षिक वैद्युत, इन तीनों का ये रिलेशन भी हो गया अपने आप में। अब देखो यहाँ से परावैद्युतांक की क्या परिभाषा बनती है। एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से क्या परिभाषा बनेगी? किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है? उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक या किसी भी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता या किसी भी माध्यम की विशिष्ट जो परावैद्युतता है वो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तो इस चीज़ को आप अपने सूत्र से लिख लेना। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समय खराब नहीं करना चाहता मैं, आप इस परिभाषा को लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ से मुझे बताओ कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक अपन सूत्र से निकालते हैं। एप्सिलॉन ये भी क्या है? वैद्युतशीलता। ये भी क्या है? वैद्युतशीलता। तो इसका जो मात्रक है वो इसका मात्रक होगा, तो कट जाएंगे तो मात्रक बचेगा नहीं। इट मीन्स ये जो एप्सिलॉन आर जो है यानी परावैद्युतांक जो है वो क्या होता है? मात्रकहीन। क्या होता है? मात्रकहीन। और जब मात्रक ही नहीं है तो विमा भी नहीं होगी, यानी ये एक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। परावैद्युतांक कैसी राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन। तो ये अपना हो गया पहला तरीका। परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात। जैसे देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो मान है केवल अपने ऐसे मानने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई वास्तविक मान नहीं है। जैसे देखो मैं अगर बात करूँ जैसे कागज, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कागज। ठीक है, मान लेते हैं अपन कि कागज के लिए माध्यम की वैद्युतशीलता यानी कागज की जो वैद्युतशीलता है वो होती है, मान लेते हैं अपन 24। कितनी होती है? 24। एक बार के लिए अपन ऐसे मान रहे हैं कि जो कागज है उस कागज की जो वैद्युतशीलता है वो कितनी है? 24 है। तो बताइए कागज का परावैद्युतांक कितना होगा? तो बताइए कागज का परावैद्युतांक कितना होगा?
क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो? जवाब है यस, कर सकते हैं। किसी भी माध्यम का अगर आपको क्या निकालना है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर निकालना है, तो कुछ नहीं है, बस एप्सिलॉन में एप्सिलॉन 0 का भाग लगा दो। क्या कागज का एप्सिलॉन यानी कागज की वैद्युतशीलता आपको पता है? जवाब है यस, तो आप कागज का परावैद्युतांक भी बता सकते हो। कागज की वैद्युतशीलता 24 है, इसमें भाग लगा दो एप्सिलॉन 0, जिसका मान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻12। इन चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि इस क्लास के दौरान ही आपको ये वैल्यूज सारी याद हो जाए। तो एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10⁻12 का इसमें भाग लगाओ, आपको जो भी मान मिलेगा वही क्या होगा, इस कागज का परावैद्युतांक। क्या होगा? कागज का परावैद्युतांक। तो यहां से आप क्या समझे कि अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक दे दे तो आप उसकी वैद्युतशीलता बता सकते हो, या अगर किसी माध्यम की वैद्युतशीलता दे तो आप उसका परावैद्युतांक बता सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन 0 तो फिक्स होता है। कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻12। तो ये तो एक तरीका हुआ परावैद्युतांक की परिभाषा लिखने का, ठीक है। दूसरा देखिए आप, दूसरा तरीका क्या है ये समझते हैं अपन, ठीक है। तो फटाफट इनको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखिए बात, तो एक तो हमने सूत्र से परिभाषा लिख ली। अब ये सूत्र आया कहाँ से? तो इसके लिए देखो आप, इसके लिए देखो आपको, ये जैसे मान लो इस क्षेत्र में निर्वात है, यानी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वायु भी नहीं है, मतलब निर्वात वाली कंडीशन है, ठीक है। और इस एरिया में कांच है, क्या है? कांच मान लेते, क्या रखा गया? कांच रखा गया है। मैंने दो आवेश लिए Q1 और एक आवेश लिया Q2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है? R। क्लियर हो गई बात? ये एक Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, और बीच की दूरी कितनी है? R। और मैंने पाया कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब इन आवेशों को मैंने कहाँ रखा है? निर्वात में। तो मैंने पाया कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है वो कितना है? 10 न्यूटन। कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन। निर्वात में इन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर रखते हुए बस केवल माध्यम चेंज कराओ, निर्वात से उठाया और कांच में रख दिया। वही Q1 और Q2 है और वही डिस्टेंस R है, बस माध्यम चेंज किया है। और हमने देखा कि यहाँ पर बल हो गया 5 न्यूटन। कितना हो गया? 5 न्यूटन। मुझे एक बात बताइए, ये जो 5 न्यूटन है निर्वात में कितना होता है? 10 न्यूटन। निर्वात में कितना होता है? 10 न्यूटन। ठीक है साहब, अगर मैं इन्हीं आवेशों को कहाँ रख रहा हूँ? कागज में। कहाँ रख देता हूँ? मान लो कागज में। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कोई मान नहीं है, अपन बस केवल एक बार इमेजिन कर रहे हैं, आंकिक मान से समझने की कोशिश करें। इन्हीं आवेशों को Q1 और Q2 जो कि R दूरी पर, मैंने इन्हें कहाँ रख दिया? कागज में रख दिया। कहाँ रख दिया? कागज में रख दिया। और मैंने पाया कि अब इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है 2 न्यूटन। कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कांच का परावैद्युतांक कितना, क्या आप बता सकते हो? जवाब है यस, अब भी बताया जा सकता है। क्या आपसे मैं पूछूं कागज का परावैद्युतांक कितना होगा, बता सकते हो? जवाब है यस, बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है? आप देखिए कि जैसे ही कांच से निर्वात में रखोगे बल कितना गुना हो जाता है। जवाब है देखो, कांच में 5 न्यूटन था, जैसे ही इनको हटाकर आप निर्वात में रखो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। यानी कितना हो रहा है? डबल, 2 गुना हो रहा है। कांच से निर्वात में शिफ्ट होते ही बल कितना हो रहा है? 2 गुना। कितना हो रहा है? 2 गुना। ऐसे ही यहाँ हुआ, अगर कागज से निर्वात में शिफ्ट हो, अगर अपन कागज से वापस कहाँ शिफ्ट कर दें इन्हें? निर्वात में, तो बताओ बल कितना गुना हो रहा है? जवाब है 2 न्यूटन से 10 हो रहा है, मतलब 5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 गुना। बस ये जितना गुना ज़्यादा होता है ना वही परावैद्युतांक होता है। बताइए कांच का परावैद्युतांक कितना होगा? फिर 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कागज का परावैद्युतांक कितना होगा तो आप कहोगे 5। समझ में आ रही मेरी बात? यानी यहाँ से आप क्या समझे, हम एक परिभाषा यहाँ से एक और बना सकते हैं। किसी भी माध्यम की तुलना में, किसी भी माध्यम की तुलना में 2 आवेशों के मध्य वैद्युत बल निर्वात में जितना गुना ज़्यादा प्राप्त होता है, निर्वात में जितना गुना ज़्यादा प्राप्त होता है वही उस माध्यम का क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। वही उस माध्यम का क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। जैसे कागज की तुलना में निर्वात में बल कितना गुना हो रहा था? 5 गुना हो रहा था, इसलिए हमने कहा कागज का परावैद्युतांक कितना? 5। जैसे अपन ने यहाँ देखिए क्या किया हमने, कांच की तुलना में निर्वात में कितना गुना बल हो रहा था? 2 गुना। तो कांच का परावैद्युतांक हमने कितना बता दिया? 2। ठीक है, तो कंपैरिजन करो किसी माध्यम में बल कितना है और निर्वात में बल कितना है, तो वहाँ से आप क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को अपन लिखते हैं। तो बताइए यहाँ से परावैद्युतांक का सूत्र क्या बनता है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, जवाब है निर्वात में बल, एक बार लिख लो इसे, निर्वात में बल बटा माध्यम में बल।
यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू निर्वात में बल मतलब F0 और माध्यम बल को अपन क्या लिख रहे हैं F। तो ये सूत्र हो गया, ठीक है। यानी अब अगर आपसे कभी भी, जैसे देखो अब 3 चीज़ें हैं, कोई भी 2 चीज़ मैं आपको दूं, जैसे देखिए 2 आवेश जिनको निर्वात में रखा गया, ध्यान से सुनना बातों को, 2 आवेश जिन्हें कहाँ रखा गया, निर्वात में रखा गया, और उनके बीच में लगने वाला बल 10 न्यूटन है। उनके बीच में लगने वाला बल कितना है, 10 न्यूटन। इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखते हुए हमने किसी एक माध्यम में रख दिया जिसका परावर्तांक कितना है, जिसका परावर्तांक है 10, जिसका परावर्तांक भी कितना है 10। बताओ इस माध्यम में आवेशों के बीच में बल कितना होगा। तो चीज़ों को समझिए, निर्वात का बल भी आपको दिया गया और जिस माध्यम में आपने रखा है उसका परावर्तांक भी आपको दिया गया है और पूछा गया उस माध्यम में बल कितना होगा। यानी आपको F0 भी दिया है, आपको एप्सिलॉन आर भी दिया और F पूछा गया है। बताओ कैसे निकालोगे, आराम से निकाल सकते हैं। F को इधर शिफ्ट कर दो, एप्सिलॉन आर इधर आ जाएगा, 10/10 कितना आएगा, 1 न्यूटन। क्या बताया जाएगा, 1 न्यूटन। तो ध्यान रखना, 2 माध्यमों में यानी निर्वात में बल दे दे और किसी माध्यम में बल दे दे तो आप उस माध्यम का परावर्तांक बता सकते हो। या फिर अगर निर्वात में आपको बल दे दिया जाए और किसी माध्यम का आपको क्या दे दिया जाए, किसी माध्यम का परावर्तांक दे दिया जाए तो आप बता सकते हो उस माध्यम में बल कितना होगा। किसी माध्यम में बल और किसी माध्यम का परावर्तांक दोनों चीज़ अगर आपको दे और कहे कि अगर इन्हीं आवेशों को निर्वात में रख दिया जाए तो भी आप F0 निकाल सकते हो। तो इस सूत्र से आप किसी भी एक चीज़ यानी कोई भी 2 चीज़ देकर एक चीज़ पूछ सकता है आपसे। तो आराम ध्यान रखना इस बात का। अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ से कि ये जो एप्सिलॉन आर है ना, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा। ये एप्सिलॉन आर जो है ना वो हमेशा या तो 1 या 1 से बड़ा ही होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि F0 तो हमेशा ज़्यादा है, यानी निर्वात में बल ही सर्वाधिक होता है। आवेशों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब उन्हें आप कहाँ रखोगे, निर्वात में रखोगे। इस बात का भी आप ध्यान रखना। चलिए आगे इनके बारे में और डिस्कशन अपन करेंगे, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। सबसे पहली परिभाषा परावर्तांक की हमने क्या बनाई थी, जवाब ये बनाई थी सर कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी किसी माध्यम का परावर्तांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये अपनी पहली परिभाषा बन गई थी। देखो दूसरी परिभाषा क्या बनेगी कि 2 आवेशों के बीच में निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या होता है, परावर्तांक। या इसी को दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो कि 2 आवेशों के बीच में किसी माध्यम में बल निर्वात की तुलना में जितना कम या किसी माध्यम की तुलना में निर्वात में जितना गुना ज़्यादा बल होता है वही उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावर्तांक कहलाता है। तो फटाफट आप सेकंड ये लिखिए, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू निर्वात में बल बटा माध्यम बल F0 अपॉन F। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों से आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ मैं F0 का मान रखें और यहाँ मैं F का मान रखूँगा ना तो वापस ये चीज़ आ जाएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना परावर्तांक। तो इस परावर्तांक का भी आप ध्यान रखोगे। अब देखिए अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है उनको एक बार स्पीडली अपन रिपीट कर लेते हैं ताकि पता रहे कि चीज़ें बैठी दिमाग में या नहीं बैठी। देखिए मैं आपसे कहूँ कि ये कोई 2 आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R है और इन्हें अगर मैं कहाँ रख दूँ, निर्वात में। अगर इन आवेशों को कहाँ रखा जाए, निर्वात में रखा जाए तो बल कितना होगा, जवाब है निर्वात में बल F0 तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। निर्वात वाली कंडीशन में यही तो लगाते हैं अपन। ठीक है, अब बताओ मुझे कि इस सूत्र में कुछ चीज़ें जो अपन को पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन 0 क्या, जवाब है ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ 8.85 × 10⁻⁻12 मात्र का भी निकालेंगे। ठीक है, और अगर पूरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरे का मान आपसे पूछूं कितना होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 9 × 10⁻9। इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻+9। तो ये हो गई निर्वात वाली। लेकिन अगर इन्हीं आवेशों को निर्वात में ना रखकर अगर किसी माध्यम में रखें तो बल F बराबर क्या होगा, जवाब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये कंडीशन है निर्वात वाली। ये बल कब लगता है, निर्वात में, और ये बल कब लगता है, माध्यम में। कहाँ लगता है, माध्यम में। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी परावैद्युतांक, उसी का नाम है विशिष्ट परावैद्युता और उसी को बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो जवाब परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर क्या होता है, जवाब है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या एक सूत्र इसका और मिला था, एप्सिलॉन आर बराबर क्या था, F0/F, यानी
निर्वात में जितना गुना ज़्यादा बल होता है, यानी माध्यम की तुलना में निर्वात में जितना गुना ज़्यादा बल होता है वही उस माध्यम में क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो ये अपन को दो सूत्र और मिलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस सूत्र से मुझे एक बात बताओ, आप एप्सिलॉन का मान क्या लिख सकते हो? देखो एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, होगा या नहीं होगा? क्या एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है? जवाब है यस, लिखा जा सकता है। इस सूत्र से अपन लिख सकते हैं। तो माध्यम में बल का जो सूत्र है उसको आप ये भी तो लिख सकते हो, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो देखो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R²। आगे बात समझ में? तो ये एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक। कई बुक्स में इसको K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप चाहो तो इसको कैपिटल K भी लिख सकते हो। तो ये सारा मामला आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। अब देखिए, अब आगे अपन बात करते हैं लिखो परावैद्युतांक के मान। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसके क्या क्या मान है, कुछ चीज़ें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अपन को, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा किसके लिए, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए तो कितना होगा, 1 होगा। निर्वात के लिए सबसे कम होता है परावैद्युतांक का मान, इसीलिए निर्वात में सबसे ज़्यादा बल होता है। ध्यान रखना, दो आवेशों के बीच में सर्वाधिक बल कहाँ होगा, निर्वात में होगा। उसके अलावा आप वायु में आओगे, फिर आप पानी में, पानी से कांच में, फिर और ज़्यादा सघन माध्यम में आओगे। जितने ठोस मजबूत माध्यम में आओगे, धीरे धीरे आप क्या पाओगे कि बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा बल कहाँ होता है, निर्वात में होता है। उसके बाद पानी में अलग आएगा, अगर आप धात्विक पृष्ठ ले रहे हो उसमें और अलग आएगा। तो अलग अलग माध्यमों में, ठीक है ना, इसमें वो सघन विरल का मैं गलत बोल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग चीज़ों से अलग अलग फर्क पड़ेगा, यानी पानी में अलग आएगा, कागज में अलग आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि परावैद्युतांक का मान क्या है। तो निर्वात के लिए सबसे कम होता है परावैद्युतांक का मान, कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा देखो, एक आपको और याद रखना है, और वो है धातुओं के लिए। धातु के लिए एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत। अब धातु मतलब क्या हुआ, धातु मतलब चालक। जैसे धातु में आपको बताऊँ, चांदी, ठीक है, जैसे तांबा, ठीक है, जैसे लोहा, ये सब क्या धातुएं तो है। तो अगर जैसे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको मैंने लिखा है धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत। अब एग्जाम में सवाल आ गया, चांदी के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होगा, तो चांदी का तो मैं लिखवाई नहीं, अरे धातु ही तो है चांदी। तो जो भी धातुएं हैं, चांदी है, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, जो भी जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी चालक माध्यम है, जो जिनमें धारा प्रवाह हो सकता है, वो सब धातुएं हैं, चालक है, और उन सब के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। ये 2 मान की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आप अपने नॉलेज के लिए अगर चाहो तो इस चीज़ को भी याद रख लो, जल के लिए परावैद्युतांक होता है 80, कितना होता है, 80। अगर आप कागज़ की बात करो तो इसके लिए होता है 3.5, कितना होता है, और भी कई सारे बुक्स में दे रखे, आप याद रखो। बस इन 2 को याद रखना, इन 2 की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। सबसे कम परावैद्युतांक किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, कितना, 1, और सर्वाधिक किनके लिए होगा, धातु। अब अनंत से बड़ा तो क्या होगा, ठीक है। अब तो वापस रिपीट करता हूँ, जो ये जो K का मान है ये हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर होगा 1 से, और 1 तो किसके लिए होगा, निर्वात के लिए, और बाकी सारे माध्यमों के लिए 1 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फटाफट आप नोट कर लीजिए। तो ये बेसिक जानकारी थी कूलाम नियम की। अब देखिए, अपन इसके अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं उन पर। पहला पॉइंट, दो आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल निर्वात में होता है। ठीक है ना, किन्हीं भी 2 आवेशों को कहाँ रखें, ऐसे कौन से माध्यम में रखें कि बल मैक्सिमम हो, कहाँ रख दो, वैक्यूम में, निर्वात में रख दो। इस बात का फिक्स ध्यान रखना। निर्वात के लिए K का मान एप्सिलॉन आर या K यानी परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको बताया, वो सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना। दूसरा, अगर 2 आवेशों को चालक माध्यम में रख दिया जाए, चालक बोल दो, या यहीं पर आप एक शब्द और लिख लो, धात्विक। ठीक है, 2 आवेशों को चालक या धात्विक माध्यम में रख दिया जाए तो बल कितना, तो जाए तो वैद्युत बल,
अब देखो मुझे एक बात बताइए कि वैद्युत बल F बराबर क्या होता है। जवाब है सर 1/4 पाई। अच्छा इस बार कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन, ठीक है। आगे अपन क्या लिखते हैं Q1 Q2/r²। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एप्सिलॉन r क्या होता है। जवाब है ε/ε0। यहाँ से मुझे बताओ एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो। जवाब है ε0 ε r। क्या ये लिखा जा सकता है? तो इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। तो F बराबर क्या होगा 1/4 पाई ε0 εr Q1 Q2/r²। आपने आवेशों को कहाँ रखा? धात्विक या चालक माध्यम में रखा है। और हम सब जानते हैं धात्विक या चालक माध्यम के लिए ε0 कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। तो जैसे इसका मान या अनंत डालोगे, अब बाकी मान कुछ भी हो, किसी भी राशि में अगर अनंत का भाग दे रहे हो तो आपको मान कितना मिलेगा? 0। तो फोर्स कितना आएगा? 0। तो ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए और फटाफट इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए लिखते रहिए, मैं जब वापस रिपीट भी कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि दो आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल तो कहाँ होगा? निर्वात में, ठीक है। और अगर ऐसा सवाल आए कि दो आवेशों के मध्य में अगर कोई धात्विक माध्यम भर दिया जाए या दो चालकों को किसी चालक माध्यम में रख दिया जाए तो उनके मध्य बल कितना हो जाएगा? अब दूरी चाहे कम करो चाहे ज़्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उनको चालक माध्यम में रख दिया है तो उनके मध्य बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? देखो माध्यम बल का सूत्र ये होता है, ठीक है। और हम जानते हैं चालक माध्यम के लिए ε0 कितना होता है? अनंत। तो F कितना आएगा? 0 आएगा। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखोगे। तो ये 2 पॉइंट आपने लिख लिए। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा जो पॉइंट है वो था अपना, मैंने आपको जब शुरू में बताया कि ε0 क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान कितना है? ये इसी क्लास में कोई 10वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी अब आपको याद हो जाना चाहिए। ε0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर -12। लेकिन मैंने आपको मात्रक नहीं लिखा, मैंने क्या कहा था? सूत्र से निकलूंगा। अब देखो इस ε0 का एक सूत्र लिखते हैं अपन। सूत्र हम सब ने भी पढ़ा, F = क्या होता है? 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ये सूत्र कब लगता है? निर्वात वाली कंडीशन में। कब लगता है? निर्वात। हमें किसका सूत्र चाहिए? जवाब है सर हमें ε0 का, सॉरी मात्रक चाहिए। हमें किसका मात्रक चाहिए? ε0 का मात्रक चाहिए। तो आप इस ε0 को इधर ले जाओ और F को इधर ले आओ। तो यहाँ से मुझे बताओ ε0 क्या होगा? 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। ठीक है ना। तो देखिए ये जो कोण है, कोण क्या होता है? एक अनुपात होता है। तो मात्रकहीन विमाहीन है। तो देख कोण क्या होता है? एक प्रकार से विमाहीन होता है। तो 4 पाई की तो कोई मात्रक विमा होगी नहीं, तो इसको तो भूल जाइए आप। अब आप इसको देखो, Q1 क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या हो? कूलाम। Q2 ये भी क्या है? आवेश। इसका मात्रक भी क्या होगा? कूलाम। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और R क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन r² तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से बना लीजिए आप। तो ε0 का मात्रक क्या होगा? cc यानी कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी ε0 का मात्रक देखो, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2। तो ये ध्यान रखना यहाँ से। अब हमने मात्रक अगर आप भूल जाओ तो आप इन सूत्र से निकाल लिया करो। ε0 को इधर भेज दो, F इधर आ जाएगा। तो देखो कूलाम 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 स्क्वायर, F का मात्रक न्यूटन और R का मात्रक क्या? तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। तो ये तो आ गया अपना ε0 का मात्रक। अब बात करते हैं कि सर ε0 का V में सूत्र क्या होगा? तो V में सूत्र भी निकाल लो सूत्र से। ये रहा अपना सूत्र। तो ये तो विमाहीन है। Q1 आवेश। आवेश की विमा क्या होती है? 80। ये भी आवेश, इसकी विमा भी क्या होगी? 80। ठीक है। तो 80 बट्टा बल F। F की विमा क्या होती है? 11th क्लास में पढ़ा, mlt-2। क्या होती है? mlt-2। और R की विमा क्या होती है? L²। अरे R की विमा L, R² तो क्या हो जाएगा? L²। अब इसको समायोजित कर लो। क्या ऊपर तो हो रहा है A² T² बट्टा नीचे देखिए क्या होगा? M L और L² हो जाएगा L की पावर 3 और T की पावर -2। अब कितना बनेगा? M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L ऊपर जाएगा L की पावर -3, A की पावर 2 ऑलरेडी, सॉरी T को ऊपर ले जाएंगे, T² तो है, T की पावर -2 और ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो T की पावर 4 और A की पावर 2। यानी यहाँ से ε0 का V में सूत्र क्या बनेगा? ε0 का V में सूत्र देख लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ε0 का V में सूत्र बनेगा M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। तो ये लो साहब, हमने ε0 का मात्रक भी निकाल के मैंने आपको बताया और इसका V में सूत्र भी मैंने सूत्र से आपको निकाल के बताया। तो आपको रटना नहीं है। अगर कभी भी एग्जाम में आप इन V में सूत्रों को
और मात्रकों को भूल जाओ तो आप इन सूत्रों से आराम से निकाल सकते हो। वी में सूत्र में विशेष तौर पर ध्यान रखना, सारे अक्षर कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं और इसको बड़े कोष्टक में बंद करना होता है। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना। तो ये था एप्सिलॉन जीरो और कूलाम नियम की कुछ बेसिक बातें। अब इसके देखो छोटे छोटे सवाल करते हैं, लिख लेना फटाफट इन चीज़ों को, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, दो आवेश, ठीक है, दो आवेश जिनके मध्य निर्वात में 40 न्यूटन बल, 40 न्यूटन वैद्युत बल ठीक है, दो आवेश है और उन्हें अपने निर्वात में रखा और निर्वात में उनके मध्य बल कितना है 40 न्यूटन। यदि इन आवेशों को ऐसे माध्यम में रखा जाए, ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक 2 है, जिसका परावैद्युतांक कितना है 2 है, तो उस माध्यम में आवेशों के मध्य बल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सीधा सा ध्यान रखिए, बिल्कुल इजी है, अगर आपको सूत्र याद कर लोगे। निर्वात में बल कितना है, यानी F0 कितना है 40 न्यूटन, ठीक है। परावैद्युतांक कितना दे रखा है, यानी एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है आपको 2, ठीक है। तो ये सवाल क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ताकि ये सूत्र आप बार बार यूज में लेकर यही याद कर लो, ताकि फिर दिक्कत ना हो। तो निर्वात बल कितना 40 न्यूटन, परावैद्युतांक कितना दिया आपको 2 और माध्यम बल F पूछा गया है। अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है F0/F, क्या होता है F0/F, ठीक है। हमें तो F पूछा गया, तो F बराबर क्या होगा F0/एप्सिलॉन आर। F0 कितना 40, एप्सिलॉन आर का मान कितना 2, काट दीजिए कितना है 20। क्या निकाला आपने बल, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो उस माध्यम बल कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मौखिक बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। अब मैं लिखवा के समय खराब नहीं करना चाहता। अगर दो आवेशों के मध्य चालक माध्यम हो उपस्थित हो, अगर दो आवेशों को किसी चालक माध्यम में रख दिया जाए तो उनके मध्य बल कितना हो जाएगा, जवाब है 0, क्योंकि चालक माध्यम के लिए परावैद्युतांक कितना होता है अनंत होता है। लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना, वैसे मैंने अलग से इसको लिखवाया भी था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, दो आवेश, एक Q1 जिसका मान है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। एक दूसरा आवेश है Q2 जिसका मान है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। ये दो आवेश है और ये परस्पर एक दूसरे से 3 मीटर दूरी पर रखे गए। कहाँ रखे गए हैं 3 मीटर दूरी। ये बिल्कुल बेसिक सवाल दिया मैंने कि एक आवेश है 2 × 10⁻⁷ और एक दूसरा आवेश है 3 × 10⁻⁷ और ये परस्पर कितनी दूरी पर रखे गए हैं 3 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। आपको बताना है कि बल कितना होगा और इन आवेशों को हमने रखा है निर्वात में। कहाँ रखा है निर्वात में। तो देखिए बल का सूत्र F = क्या होता है, जवाब 1/4 पाई। निर्वात वाली कंडीशन में ये अपन लगाते हैं और आगे क्या आएगा Q1 Q2/r²। बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, जवाब है सर 9 × 10⁹। कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है साहब। गुणा Q1 का मान कितना है, जवाब है 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷ बट्टा r² और r का मान कितना 3, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻14 और ये प्लस का 9, तो कितना बचेगा 10⁻⁵ और 2 × 3 कितना हो गया 6, तो ये आंसर आ गया 6 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो बताइए बल कितना होगा 6 × 10⁻⁵। ये बेसिक सवाल है जो डायरेक्ट अगर आपको सूत्र याद है वहाँ रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये तो थे बेसिक, ताकि आपको एक बार आप इससे क्या हो जाइए आपको पता।
तो अब देखिए टाइप नंबर 2, अभी जो अपन ने 2 न्यूमेरिकल किए वो थे बेसिक, यानी डायरेक्ट वैल्यू दी और उनको अपन ने सूत्र में रखा, मान अपने सामने आ गया। अब देखिए कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग जिन सवालों में अपन को लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे अपन अपने सूत्र को बढ़ाएंगे। तो अपन अब बात करते हैं टाइप 2। तो देखिए बल का सूत्र क्या था, 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या था, जवाब है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये K का मान डिपेंड करता है माध्यम पर, और लगभग सवालों में माध्यम या तो निर्वात या वायु होगा, या सवाल में कुछ देगा ही नहीं, कोई माध्यम दे। अगर सवाल में कोई माध्यम की बात ना हो तो आपको निर्वात या वायु ही मानना है। और उस कंडीशन में K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है 9 गुणा 10। तो अपन को K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 लेना है। तो ये बल का सूत्र था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि सूत्र से मैं साफ पता है कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है कि अगर आप दूरी बढ़ाओगे ना, अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाओगे ना, तो उससे बल का मान बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। दूरी बढ़ाते गए बल घटता जाएगा। ऐसे इसका अपोजिट, अगर आप दूरी कम करोगे तो बल का मान बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा, स्क्वायर में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा या कैसे घटेगा या बढ़ेगा, स्क्वायर में, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल से करेंगे, पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएं तो बल कम होगा, इसका उल्टा अगर घटाओगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर दूरी बढ़ाते 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 अगर आपने 2 आवेशों के बीच की दूरी अनंत कर दोगे, तब जाकर के आवेशों के बीच में बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कम होते होते 0 हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब देखिए इस समानुपाती, देखो ऐसे सवाल करते कैसे ध्यान रखना है। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने कहा A समानुपाती B। अब जब ऐसी कंडीशन हो ना तो अपन देखो क्या लिखते हैं, ऐसे इसका एक सूत्र मैं इससे एक संबंध सूत्र बना सकता हूँ। जैसे A का किसी स्थिति मान है A1, किसी दूसरी स्थिति में उसका मान है A2, तो A1 बेटा A2। और उसी स्थिति में जिस समय ये A1 था, ये मान लो B1 है, और जब ये A2 आता तो अपन ऐसे एक सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है अक्ष समानुपाती y, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी अक्ष समानुपाती y, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 बट्टा x2 इज इक्वल टू y1 बट्टा y2, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ हो अक्ष समानुपाती यानी y, यानी अक्ष y के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, उस कंडीशन में अपोजिट चलेगा। यानी कैसे, x1 बट्टा x2 इज इक्वल टू y2 बट्टा y1। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे देखो लो कहीं लिखा है A समानुपाती 1/b, यानी A B के व्युत्क्रमान, तो यानी इससे क्या सूत्र बनता है, A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू B2 बट्टा B1। क्या बनेगा, B2 बट्टा B1। ऐसे ही देखो और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है कि अक्ष समानुपाती 1/y स्क्वायर, y भी नहीं है y स्क्वायर, तब देखो क्या करेंगे, x1 बट्टा x2 इज इक्वल टू, बट्टा में चल रहा है तो अपन करेंगे y2 बट्टा y1, लेकिन स्क्वायर भी लगाएंगे, लेकिन क्या लगाएंगे, स्क्वायर भी लगाएंगे। बस वही चीज़, वही सूत्र अपन यहाँ बढ़ाओ। देखो F समानुपाती 1/r स्क्वायर है ना, तो इससे अपन क्या बना सकते हैं, जवाब है F1 बट्टा F2 इज इक्वल टू R1, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती R2 बट्टा R1, और साथ में क्या लगेगा, स्क्वायर। तो ये भी लगा सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो आप। यदि 2 आवेशों के मध्य दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा, तो आप दूरी को दुगुना कर रहे हैं। तो देखिए इधर ध्यान रखना, मान लेते हैं कि पहले बल क्या था, F था, और फिर बल कितना हो गया, दूरी दुगुनी करने से F डैश। पहले दूरी क्या थी, R, और फिर दूरी आपने कितनी कर दी, 2R। बताओ की या नहीं की। तो बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अपन देखो क्या बनाएंगे, F बट्टा F डैश। F की 2 स्थितियाँ होगी, F बट्टा F डैश इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना हमें पता है कि ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपन क्या लिखेंगे, एक तरफ तो पहले कौन सा आएगा, इस वाला आएगा 2R का स्क्वायर, बट्टा फिर इसका आएगा R का स्क्वायर। तो यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो F बट्टा F डैश इज इक्वल टू 4R स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, F डैश को उधर भेज दो, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, ये 4 इधर आ जाएगा, F/4, यानी पहले का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी दूरी को बढ़ाया आपने, 2 गुना किया तो बल देखो 4 गुना कम हो गया।
समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही देखो, अगर मैं कहता कि मैं दूरी को कितना कर रहा हूँ, 3 गुना बढ़ा रहा हूँ, दूरी को अगर मैं 3 गुना करता ना तो एफ डैश कितना आता? जवाब है 9 गुना कम हो जाता। वर्ग में चलेगा, देखो वर्ग में चलेगा। अगर मैं कहूँ कि 2 आवेशों के बीच मैं दूरी 4 गुना कर रहा हूँ तो नया बल कितना हो जाएगा? पहले का 1/16। कितना हो जाएगा? 1/16। ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में सवाल आए ना तो आप लिखना, चूँकि हम जानते हैं F समानुपाती 1/r²। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? F1/F2 = R2² फिर F1 जो पहली कंडीशन में जो बल है वो वो F1 हो गया, दूसरी कंडीशन वाला बल F डैश हो गया। पहली कंडीशन में जो दूरी है वो R, और दूसरी कंडीशन में आपने दुगुना किया है तो 2R, तिगुना किया तो 3R, 4 गुना किया तो 4R। जो भी मान वो सूत्र में रखो, यहाँ से आपका F डैश आ जाएगा जो भी आएगा। और डायरेक्ट मान याद रखना, अगर दुगुनी कर रहे हो तो F/4 हो जाएगा, 3 गुना कर रहे हो तो F/9 हो जाएगा, 4 गुना कर रहे हो तो F/16 हो जाएगा, 5 गुना कर रहे हो तो F/25 हो जाएगा। इस प्रकार से तो हमेशा बल कम ही होगा अगर दूरी बढ़ाओगे तो। लेकिन इसका उल्टा, अगर मैं कहूँ यदि 2 आवेशों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए, दूरी आधी करोगे ना तो बल 4 गुना होगा, यानी F डैश फिर उल्टा मिलेगा आपको। F डैश कितना मिलेगा आपको? 4F। अगर दूरी 1/3 कर दोगे तो F डैश कितना मिलेगा आपको? नया बल कितना मिलेगा? 9F मिलेगा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप खुद करना। दूरी आधा करने का मतलब है जो नेक्स्ट वाला आ रहा है ना वो आप कितना लोगे? 1/2R। ठीक है, 1/3 करने का मतलब 1/3R। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टाइप नंबर 2 के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूरी आधी कर दे तो क्या होगा? दूरी 1/3 कर दे तो क्या होगा? दूरी दुगुनी कर दे तो, 4 गुनी कर दे तो, 5 गुनी कर दे तो आई होप आपने समझ लिया होगा। प्रैक्टिस करना, इन सवालों को भी आप कर लोगे। तो ये थे अपने टाइप 2 न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं टाइप 3 पर। अब बात करते हैं टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 में कौन से सवाल हैं। अब इनमें अपन वो सवाल ले रहे हैं जो संतुलन वाली अवस्था वाले सवाल काफ़ी बार पूछा गया, और 2 नंबर का सवाल बोर्ड पे तो बहुत बार पूछा गया है। सवाल देखो कैसे आएंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक आवेश इतना है, दूसरा आवेश इतना है, तीसरा आवेश कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे, तीसरा आवेश कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे। ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन देखो इन संतुलन वाले सवालों में 2 टाइप से सवाल बनते हैं। कैसे? पहली कंडीशन नंबर फर्स्ट, 2 समान प्रकृति के आवेश हैं, 2 समान प्रकृति के आवेश होने पर तीसरा आवेश उनके बीच में रखा जाएगा। अब देखो एक बार मैं लिख देता हूँ फिर अपन क्लियर करेंगे। रखा जाएगा क्या मतलब हुआ? जैसे देखो मैंने कहा कि कोई एक आवेश है +Q1 और एक दूसरा आवेश वो भी है +Q2। मान अलग अलग होंगे, एक का Q1 एक का Q2 है, लेकिन दोनों समान प्रकृति के। अब जरूरी नहीं दोनों प्लस, दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं, बस प्रकृति अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होना चाहिए, एक प्लस है दूसरा में प्लस लेके चल रहा हूँ। तो अब सवाल आता है कि तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। तो देखो या तो आप उस आवेश को यहाँ रख सकते हो या उस आवेश को यहाँ, या इन दोनों के बीच में कहीं भी रख सकते हो। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? तो आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी है। अगर समान प्रकृति के आवेश है ना, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो एक बात तो फिक्स आप दिमाग में बैठा लो कि उन आवेश को इन दोनों के बीच में कहीं रखोगे तब ही वो संतुलन में रह सकता है, तब ही वो संतुलन में। तो देखो क्या हुआ कि 2 समान प्रकृति के आवेश होने पर तीसरा आवेश उनके बीच में ही रखा जाएगा, तब ही वो किस में रहेगा? संतुलन में रहेगा। देखो जैसे इमेजिन करते हैं कि तीसरा आवेश है वो भी मैं धनावेश ही ला रहा हूँ और उसको मैं बीच में ना रख कर यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ रखूँगा तो बताओ वो यहाँ टिक पाएगा? संतुलन का मतलब क्या हुआ कि उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए? 0, यानी वो ना इधर जाए ना उधर जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं +Q यहाँ रखता हूँ तो ये प्लस वाला इसको इधर धकेलेगा, ये प्लस वाला भी इसको इधर धकेलेगा। क्या ये टिक पाएगा? यहाँ पर जवाब है नहीं टिक पाएगा। अगर आपको नहीं सर माइनस वाला रख दो, तो अगर हम -Q भी यहाँ रखेंगे तो ये वाला आवेश भी इसको इधर खींचेगा, ये वाला भी इसको इधर खींचेगा, तब भी यहाँ नहीं टिक पाएगा। इधर रख लो, सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ अगर बीच में कहीं रखते हो, मैं ये नहीं करा मध्य में रखना, वो तो डिपेंड करता है चार्ज कितने कितने, वो तो अभी अपन सॉल्व भी करेंगे एक सवाल। लेकिन बीच में कहीं पर भी, जैसे मान लो मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखूँगा, तो देखो अगर मान लो प्लस का आवेश है
तो ये वाला जो आवेश है ना, ये इसको इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित इधर धकेलेगा। तो देखो अगर ये दोनों बल मान में बराबर हो तो ये कहीं जाएगा क्या? जवाब है नहीं, ये संतुलन में रहेगा। तो यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर समान प्रकृति के आवेश है ना, तब तो आवेश को कहाँ रखना है? बीच में ही रखना पड़ेगा आपको। जब बीच में रखोगे ना, तब ही आपको क्या मिलेगी? संतुलन वाली अवस्था। तो तीसरा आवेश जो Q है ना, वो यहाँ रखा जाएगा, तब वो संतुलन में रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बीचों बीच में रखो, वो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। वो डिपेंड करता है कि इन दोनों आवेशों के मान क्या है। क्लियर हो गई बात? दूसरे देखो, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो, यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो बाहर रखा जाएगा। अब बाहर मतलब क्या हुआ? देखो बता देता हूं मैं, बाहर रखा जाएगा। जैसे देखो ये एक प्लस का है, मान लो Q1 है ना, और ये Q2 माइनस का है। तो बीच में अगर तीसरा आवेश रखोगे वो कभी संतुलन में रह ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं प्लस Q लेके आया, उसको मैंने यहाँ रखा, तो देखो ये प्लस इस प्लस को इधर धकेलेगा और ये माइनस भी इसको इधर खींचेगा, तो ये इधर ही जाएगा, रह ही नहीं सकता यहाँ पर। अगर इसको आप माइनस लेके चलते हो तो देख लो, ये प्लस वाला इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तब भी नहीं रह सकता। तो क्या विपरीत प्रकृति के होने पर क्या यहाँ बीच में रखने पर संतुलन पे रहेगा तीसरा आवेश? जवाब है नहीं रहेगा। उसे या तो इधर रखना पड़ेगा या यानी इन दोनों के बाहर रखना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर दो समान प्रकृति के आवेश है ना, तब तो आवेश बीच में रखा जाएगा कहीं पर भी, और अगर विपरीत प्रकृति के तो बीच में तो पॉसिबल नहीं है, इधर उधर रखना है पड़ेगा, तब जाकर के निकाय संतुलन में, वो तीसरा आवेश संतुलन में रहेगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इस पर एक सवाल कर लेते हैं अपन। नाइन ई व ई के दो आवेश। अब ई मतलब आप सब जानते हो कितना होता है, 1.6 × 10 के लिए, या लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको मान लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप। तो ठीक है, एक आवेश है 9e और एक आवेश है e। 9e व e के दो आवेश परस्पर 16 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। 16 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। कोई तीसरा आवेश Q, कोई तीसरा आवेश Q, कोई तीसरा आवेश Q इनको मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे, कि वह संतुलन में रहे। तीसरा आवेश संतुलन में कब रह सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ अपन को दो चार्ज दे रखे, एक तो प्लस, ये नई चार्ज देखो साइन नहीं लगाए तो प्लस मानेंगे, प्लस 9e और प्लस e, ये दो आवेश है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 16 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन, और तीसरा आवेश आ रहा है Q, उसको कहाँ रखना है कि वो संतुलन में रहे। ठीक है, तो मौखिक याद रह जाएगा, सवाल लिख लेना फटाफट आप वीडियो पॉज करके। अब मैं इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए 9e और e, ये रहा 9e, ये रहा प्लस e। ठीक है, और इनके बीच की दूरी सवाल ने कितनी दी है? 16 मीटर। ठीक है, तीसरा आवेश कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे? अब देखो तीसरा आवेश मैंने पहले कह दिया था, अगर दो समान प्रकृति के आवेश है ना, तो तीसरा आवेश इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रखा जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो इमेजिन कर लेते हैं अपन एक बार के लिए कि वो आवेश कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, वो तीसरा आवेश Q यहाँ रखा गया। अब मुझे बताओ ये तीसरा आवेश Q यहाँ संतुलन में रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए क्या ज़रूरी है? जवाब है, इस पर अगर नेट फोर्स, कोई भी चीज़ जैसी है वैसी की वैसी वहाँ बनी रहे, वो तब ही संभव है अगर उस पर नेट फोर्स, परिणामी बल कितना आए? 0 आए। तो देखो मान लेते हैं ये प्लस वाला आवेश है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस प्लस Q को ये प्लस वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इस प्लस Q को ये प्लस वाला 9e इस तरफ खींचेगा। ठीक है, इस वाला जो इस पे बल जो ये लगा रहा है, ये वाला बल और ये वाला बल अगर मान में बराबर हो तो क्या ये संतुलन में रहेगा? जवाब है हाँ, रहेगा। ठीक है, तो देखो
तीसरा आवेश Q संतुलन में रहेगा यदि E व नो E के द्वारा लगाए गए बल परिमाण में बराबर हो। दिशाओं में तो विपरीत लिखने की जरूरत नहीं है, परिमाण में अगर बराबर है तो ये फिर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अपन मान लेते हैं कि नो ई से इसकी दूरी है x, कितनी है x, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 16, यहाँ से यहाँ तक की मैंने x मान ली तो ये कितना होगा 16 माइनस x। तो मैं देखो क्या करूँगा, नो ई और q के मध्य बल लिखूँगा, फिर Q और E के मध्य का बल लिखूंगा और दोनों को बराबर कर दूंगा, क्योंकि जब वो दोनों बल बराबर होंगे ना तब ही ये Q संतुलन वाली अवस्था में रहेगा और मुझे इस प्रकार से x का मान मिल जाएगा और x का वो मान ही क्या होगा, इसकी स्थिति होगी। देखते हैं बाद में, पहले x तो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन को पता है कि नो E व Q के मध्य बल बराबर होना चाहिए, E व Q के मध्य बल, ये दोनों बल बराबर होने चाहिए। चलो साहब, इन दोनों के मध्य बल क्या होगा K, और Q1 कितना हो जाएगा 9E और Q2 कितना हो जाएगा Q, ठीक है, और बीच की दूरी कितनी x, तो क्या लिख देंगे x स्क्वायर। ऐसे इन दोनों के मध्य बल क्या होगा K, एक आवेश का मान E है, दूसरे आवेश का मान Q है, बट्टा बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस x का क्या कर देंगे स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, K से K कट जाएगा, E से E, Q से Q कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा लास्ट में, जवाब है आपके बच गया 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे समीकरण का वर्गमूल लेने पर, ठीक है, पूरे का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, x का कितना, x स्क्वायर क्या हो गया x, और इसका क्या हो गया 16 माइनस x, क्या हो गया 16 माइनस स्क्वायर हट जाएगा इसका। अब वज्र गुणा कर दीजिए आप, तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो x बराबर, और इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे 16 गुणा 3 48 माइनस 3 गुणा ये माइनस 3x, इसको इधर ले आओ कितना हो गया 4x बराबर 48, यहाँ से x बराबर कितना होगा 48/4, x बराबर कितना होगा 12, और आंसर किस में आएगा मीटर में, इसमें आ गया क्योंकि दूरी अपने किस में थी मीटर में। तो ठीक है, तो बताओ आंसर क्या होगा, बताओ तीसरा आवेश Q कहाँ रखें, तो जवाब है 12 मीटर दूरी, लेकिन किससे, ये भी ध्यान रखना। अब कई बच्चे देखो यहाँ जरूरी थोड़ी अपना अक्ष इसको ही माने, अपना अक्ष इसको भी तो मान सकते थे, तो आप कोई सा भी मान लो। अगर आप इसको अक्ष मानते ना तो ये आपके 16 माइनस अक्ष आता, और उस कंडीशन में आपके अक्ष का मान आता 4। अगर आप इसको अक्ष मान के करते ना तब आपके कितना आता 4 आता। तो वो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब आपके आंसर आ जाए ना तब आप क्या लिखोगे, जैसे अपन ने अक्ष क्या माना 9E से माना, तो अपना आंसर क्या लिखेंगे कि अपना तीसरा आवेश Q 9E से 12 मीटर दूरी पर रखेंगे तो वो संतुलन में रहेगा। और अगर कईयों ने इसको अक्ष माना तो वो क्या लिखते हैं कि अपना जो तीसरा आवेश Q है वो E से कितनी दूरी पर, अगर ये 12 है तो ये कितना होगा 4 ही तो होगा, 4 मीटर, उनके 4 आता अक्ष का मान, ठीक है। तो वो लिखता कि उस तीसरा आवेश Q E से 4 मीटर दूरी पर रखेंगे तो वो संतुलन में रहेगा। तो ऐसे इस टाइप के सवाल है वो काफ़ी बार बोर्ड में पूछे गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकी भी आप प्रैक्टिस करना। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे, पहले कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ लेंगे, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लेंगे, और जैसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है उसके बाद देखिए कूलाम नियम के बहुत ही शानदार सवाल अपन करेंगे। देखो एक तो कौन से, जैसे वर्ग है, वर्ग के चारों कोणों पर अपन आवेश रखेंगे और किसी भी एक कोने में परिणामी बल, या वर्ग के केंद्र पर परिणामी बल, समबाहु त्रिभुज लेंगे, उसके शीर्षों पर अपन आवेशों को रखेंगे, किसी एक शीर्ष पर या माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। तो अलग अलग टाइप के सवालों को अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो कब, जब अपन कूलाम नियम का सदिश रूप पढ़ लेंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।